नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज चौहान। सिंपल स्टेप्स इंटरनेशनल ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने श्री राधेश्याम शर्मा जी से, जो कि पुलिस पोस्ट में इंस्पेक्टर रहे हैं, उनसे उनकी किताब मेरे जीवन की 100 कहानियां के बारे में चर्चा करी थी। पर उन्होंने इतने खूबसूरती से अपनी इस किताब के बारे में कुछ कहानियों के और अपने जीवन में जो उनके जीवन में घटित हुआ है उसके बारे में जो चर्चा की, वो इतना खूबसूरत और प्रेरणादायक था। तो उसी के बारे में, इसी किताब के बारे में हम उनसे आगे चर्चा फिर से करना चाहेंगे। सर, आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार सर। इतनी जो आपने मेरे पुलिस जीवन की 100 कहानियां, इस किताब में जो आपने कहानियां लिखी हैं इतनी खूबसूरत हैं, वो जो लोगों के लिए इतनी प्रेरणादायक भी हैं। सर, आपके अनुसार जो इसमें आपने लिखा है, तो आम जनता में और पुलिस विभाग को इससे क्या सीख लेनी चाहिए इन कहानियों से? इसमें जो कहानियां लिखी गई हैं उनका जो मूल आधार है, उसका मूल आधार है कि भी हमें काम नियम और कानून के अनुसार काम करने चाहिए। चाहे कोई आदमी सरकारी नौकरी में है या समाज के अंदर है, किसी न किसी रूप में कानूनों से और नियमों से और संविधान के अनुसार बंधे हुए हैं। मेरी हर कहानी के अंदर जो है इस बात की प्रेरणा मिलती है और इस बात की सीख मिलती है कि भाई हमें अपना काम अगर नियमों के अनुसार काम करेंगे तो हम सफलतापूर्वक अपने काम को अंजाम दे सकते हैं और आपके काम में कोई बाधा नहीं आएगी और समाज में उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, समाज के अंदर भी और चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, नियम के अनुसार ही काम करना चाहिए। जो आदमी नियमों के अनुसार काम नहीं करते, वे अनियमितताओं का शिकार होकर के किसी न किसी मामले में फंस जाते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में या कोई आर्थिक अनियमितता करने के कारण जो है वे अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं, या कोई उनको सरकार की जो विभाग की जो सजाएं होती हैं तो वे उनको सजाएं मिल जाती हैं, इससे उनका कैरियर जो है खराब हो जाता है। तो इसलिए समाज के अंदर भी का भी यही संदेश है। अभी समाज को भी हमें बहुत सारे कानूनों बांध रखा है, तो हमें समाज के अंदर रहते हुए भी हमें हर तरह के नियमों का पालन करना चाहिए जो समाज और सरकार की तरफ से हमें जिनसे अपेक्षा की जा सकती है और की जाती है। तो हमें यही मैं कह सकता हूँ कि हमें अपने काम नियमों के अनुसार करनी चाहिए। सर, जब भी कोई युवा जो है वो पुलिस सेवा में आता है, पुलिस की नौकरी के लिए आता है, पुलिस में देश की सेवा करने के लिए आता है, तो उससे अपने जीवन में किस मंत्र को अपनाना चाहिए ताकि वो देश के लिए भी बहुत हितकारी हो और उसके खुद के लिए भी हो? ऐसा कौन सा मंत्र, आप एक मंत्र बताना चाहोगे हमारी युवा पीढ़ी को? देखो, इसके अंदर भी संदेश तो यही है। पुलिस का तो नाम आने से ही ये बात स्पष्ट हो जाती है। अभी पुलिस का काम जो है जनता को अपराधियों से रक्षा करने का काम होता है, ये पुलिस का प्रमुख काम है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ पुलिस के माध्यम से कि भी पुलिस की नौकरी ही एक ऐसी नौकरी है जो समाज को सुरक्षा का काम देती है। और भी बहुत सारे मामलों में, जैसे आजकल तो सीनियर सिटीजन सेल को भी पुलिस देख रही है और इसके अलावा महिलाओं के मामलों को भी पुलिस देख रही है। तो आजकल पुलिस डिपार्टमेंट में तो अपराधियों की धरपकड़ के अलावा भी समाज सेवा के काम के लिए भी पुलिस ने अपने कई सारे डिपार्टमेंट खोल दिए हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि पुलिस के माध्यम से तो पुलिस कर्मी और अधिकारी जो है समाज को और अपने डिपार्टमेंट को बहुत ही बड़ा संदेश दे सकते हैं और बहुत बड़े अपने जीवन की उपयोगिता को साबित कर सकते हैं कि भाई हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। पुलिस की नौकरी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। सर, समाज और पुलिस में हमेशा से ही एक थोड़ा सा गैप रहा है ना, क्योंकि समाज में बहुत सारे तबके के लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि पुलिस हमारा
किसी चीज में हेल्प नहीं करेगी। तो ये जो उनके बीच में अविश्वास है, समाज के बीच में और पुलिस के बीच में विश्वास है, उस विश्वास को दोबारा से लाने के लिए आप क्या अपना मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो यही है कि भी पुलिस का डिपार्टमेंट एक इतना अच्छा डिपार्टमेंट है कि इससे अच्छा डिपार्टमेंट कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस भी आदमी की, जिस भी भाई की पुलिस के अंदर नौकरी लग जाए, उसको नियमों के अनुसार अपना काम करना चाहिए। और जो ये आपने बात कही थोड़ा विश्वास की कमी है, तो देखो समाज है ये, और समाज के अंदर हर तरह का आदमी होता है। पुलिस के अंदर भी जो नौकरी करते हैं वे भी हमारी समाज के बीच से ही आते हैं। जैसे नेचर के अंदर डिफरेंस होता है, अभी हर आदमी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। तो ऐसी हम बात की कल्पना जो है पुलिस के विभाग में भी कर सकते हैं कि पुलिस के आदमियों के अंदर भी अगर हम ये सोचे भी सारे ही बहुत ईमानदार होंगे, बहुत ही अच्छी मदद करने वाले होंगे, तो इस बात से मैं कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी पुलिस के नियम है, पुलिस के कानून है, और पुलिस के ऊपर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, वो भी यही देखने के लिए बैठे हुए हैं कि आपके जो कर्मचारी हैं जो जनता के बीच जाते हैं वे क्या अपनी नौकरी को और अपनी सेवा को उस नियमों के अनुसार अंजाम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए इसके अंदर व्यवस्था है, और जितनी व्यवस्था पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर है इतनी व्यवस्था सरकार के किसी भी विभाग के अंदर नहीं है। अगर कोई पुलिस कर्मचारी अपनी नौकरी को ठीक नहीं करता है तो पुलिस के अधिकारी, बड़े अधिकारी, उनकी जो है नालायकी के लिए और उनकी जो अक्रमण्यता के लिए पुलिस को उनके खिलाफ उनको दंडित करती है। उनकी जितने सस्पेंड पुलिस के विभाग में होते हैं इतने शायद ही किसी विभाग में होते हो। क्यों? क्योंकि पुलिस में जितना सेवा का अवसर है इतना ही उनको बहकने का भी अवसर है। तो इसलिए पुलिस के अंदर ही एक विजिलेंस का बहुत जबरदस्त डिपार्टमेंट है, वो उनके ऊपर नजर रखता है। जहां पे कहीं किसी की नजर आ जाती है कोई बात है, अगर भाई फलाना पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, तो उनको पकड़ते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो सर, सेवानिवृत्ति ये यानी कि रिटायरमेंट के बाद आपने अपने आप को पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित कर दिया है। आप आज समाज सेवा में लगे हुए हैं। ये विचार समाज सेवा का आपके बाद, आप रिटायरमेंट के बाद आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं भी सिर्फ समाज सेवा करूं? मेरी पुलिस की जो 100 कहानियां हैं, मेरी पुलिस की 100 कहानियों में ऐसा आपको प्रतीत नहीं होगा अभी मैंने जो है रिटायरमेंट के बाद ही समाज सेवा का काम आरंभ किया है। मेरी पुलिस की 100 कहानियों के अंदर बिल्कुल समानांतर रूप से समाज की सेवा के काम जो उसके अंदर मैंने किए हैं। और मैंने जो है जैसे एक संस्था हमने बनाई थी, उसका नाम था विजिलेंट सिटीजन्स। तो एक विजिलेंट सिटीजन्स के नाम से हमने एक संस्था बनाई, और उस संस्था के माध्यम से हमने जो है समाज सेवा के एक नहीं बहुत सारे काम किए। जैसे मैं दिल्ली के हरेवली गांव में रहता हूँ, तो दिल्ली के हरेवली गांव में रहते हुए हमने गांव के अंदर एक डिस्पेंसरी खुलवाई, और हमारे गांव के अंदर एक छोटा स्कूल था तो उसको बड़ा स्कूल बनवाने के लिए कार्यवाही शुरू करी। और गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर बहुत जगह ये नशे की मतलब चलन होता है, तो हमने इसको भी कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए भी हमने कई बार अभियान चलाए। और दिल्ली सरकार का एक विभाग होता है, उसको बोलते हैं मद्य निषेध, जो शराब की बंदी का जो काम चलाते हैं, हमने उनके साथ मिलकर के भी काम किया। तो इस तरह के हमने समाज सेवा के बहुत सारे कामों को अंजाम दिया। हमारे गांव के अंदर कोई मंदिर नहीं था, तो एक मंदिर का निर्माण भी हमारी संस्था ने करवाया। और हमारे गांव की एक जमीन थी 70 बीघा जमीन, उसके ऊपर कोई और लोग उसको ग्रैब करना चाहते थे, हमने उसको रोकने में भी भूमिका निभाई। तो इस तरह से हाँ, तो मैं ये बराबर, जैसे मैंने अपनी नेत्रदान कर रखा है, तो नेत्रदान भी आज से मैंने शायद 40 साल पहले किया था। कई बार मैंने रक्तदान भी कर रखा है। तो ये सब चीजें मैं जो है अपने साथियों के साथ मिलकर के व्यक्तिगत रूप से भी, जब भी कभी कोई मेरे को ऐसा अवसर मिला कि भाई इसमें समाज की सेवा हो सकती है, तो पुलिस का विभाग समाज की सेवा करने से, व्यक्तिगत रूप से या किसी संस्था के साथ रह करके काम करने से कोई रुकावट पैदा नहीं करता। आप जो है सरकारी नौकरी करते हुए, पुलिस विभाग में भी नौकरी करते हुए समाज की सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, पुलिस की नौकरी करना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो जिस वक्त आप नौकरी पे थे,
तो आपके परिवार को भी बहुत सारे आपने आपके परिवार में ने उस वक़्त आपका कैसे साथ दिया? क्योंकि पुलिस की नौकरी इतनी आसान नहीं होती है, तो उन्होंने कैसे आपका साथ दिया आपके परिवार वालों ने? बिल्कुल हमारे परिवार का पूरा साथ रहा है। और उसके अंदर देखो, जब आदमी की नौकरी लग जाती है और जिस नौकरी से हमारे पूरे परिवार की आजीविका चलती है, और जब हमें हर महीने वेतन मिलता है काम करने का, तो निश्चित रूप से जो है सबका सहयोग मिलता है, क्योंकि वो सेवा यही नहीं, वो तो परिवार की भी सेवा हो रही है। हम परिवार को जो तनख्वाह ला के देते हैं तो उनका भी तो भरण पोषण होता है, तो वो भी हमारा सहयोग करते हैं, तो हमें उनका पूरा सहयोग मिलता रहा है, परिवार का भी। और पूरे 40 साल की नौकरी में मैंने कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं दिया जिससे पुलिस ऑफिसर मेरी किसी अनुशासनहीनता से या किसी वजह से नाराज हुए हो, ऐसा कोई मौका नहीं दिया। हमने समय पर जाना, समय पर आना। अगर काम अधिक हो गया तो चाहे उसके लिए कितना ही हमें लेट सीटिंग करनी पड़ी अपने विभाग में, हमने अपना पूरा काम फारी करके निपटा करके जब हम घर जाते थे। सर, हर एक के जीवन में कोई ना कोई उसका गुरु होता है या मार्गदर्शक होता है। किसी के में उनके माता-पिता होते हैं, कोई दोस्त होता है। तो आपके जीवन में ऐसा कौन गुरु रहा, जिसके कारण से आपने इतना कुछ सीखा और आपका जीवन इतना प्रेरणादायक रहा? देखो, मेरे जीवन के अंदर जो है, जिसका मैंने सबसे बड़ा चरित्र माना है, मैं जो है सम्राट वीर विक्रमादित्य को मैं जो है समाज के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भगवान राम और कृष्ण से भी बड़ा चरित्र मैं सम्राट वीर विक्रमादित्य को मानता हूं। आपने जो है राम की भी आलोचनाएं बहुत सुन ली होंगी। अभी राम के अंदर फलां दोस्त था, फलां दोस्त था, उसने सीता को छोड़ दिया, या कोई और भी आरोप लगा देंगे। ऐसे ही कृष्ण भगवान के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, अभी उनके भी आचरण में हो रही है। तो लेकिन आज तक मैंने जो है सम्राट वीर विक्रमादित्य के जीवन में ऐसी मैंने कहीं पर भी कोई ऐसा उल्लेख मैंने नहीं देखा। जनता के बीच में से भी कोई किताबों के माध्यम से भी अभी सम्राट वीर विक्रमादित्य के ऊपर किसी ने कोई उंगली उठाई हो भी उसका ये काम ठीक नहीं था। तो इसलिए मेरे जीवन में जो है सम्राट वीर विक्रमादित्य की कहानियां, जैसे कि वो जानी जाती हैं कि विक्रम और बेताल का एक सीरियल चला था टीवी में, विक्रम और बेताल। उसमें उसके 25 एपिसोड बने थे, बेताल 25 भी उसको कहते थे। तो उसमें उनकी बुद्धिमता का और उनकी विद्वता की कसौटी के ऊपर उनको कस के देखा गया था, और वे बहुत ही सुंदर ढंग से बेताल 25 में अपना प्रदर्शन करते हैं। तो वो जितना प्रेरणादायी चरित्र सम्राट विक्रमादित्य का है, इतना मेरे को किसी का लगता नहीं। इसी तरह से सिंहासन बत्तीसी का भी उनका एक सीरियल चला था, तो उस सीरियल से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। भी सिंहासन बत्तीसी में भी यही दिखाया गया है कि भी 32 कहानियां उसमें प्रदर्शित की गई थी, जिसमें उसके 32 गुणों का वर्णन किया गया था कि 32 गुण उनके अंदर थे। और हर बार एक कहानी सुना करके वो कोई भी उसके सिंहासन पे, सम्राट वीर विक्रमादित्य के सिंहासन पे उसके बाद कोई भी नहीं बैठ पाया, और इतना मतलब न्यायप्रिय दयालु कोई आज तक सम्राट पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने उनको प्रेरणा माना है। और वर्तमान में मेरे गुरु के रूप में भगवान श्री रजनीश ओशो, मैं ओशो का सन्यासी हूँ, और मैं उसको अपने जीवन का अपना आदर्श मानता हूँ। और मैंने बहुत सारे कार्य उन्हीं के प्रवचनों से प्रेरित होकर के मैंने अपने जीवन में बहुत सारे सत्य के प्रयोग किए हैं, और मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्रेरित हूँ, और मैं उनको उनके समय समय पर उनके वो शिविर भी लगाता रहता हूँ। वाह, क्या बात है। सर, ये बताइए कि आपका ये लेखन और आपका नाट्य कला में आपकी रुचि कैसे हुई? जी, जैसे मैंने अभी बात बताई कि भी जैसे मैंने सम्राट वीर विक्रमादित्य का उल्लेख किया, तो मेरे दिल में जो है भाव उठते रहते थे। तो भाव उठते रहते थे, तो फिर मेरे को एक ही मसला नहीं है, सर्विस करते करते भी, नौकरी करते करते भी मैंने अनेकों बार अनेक लेख लिखे हैं।
जैसे मैंने भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत लेख लिखे, कई बार लेख लिखे, और भी जब भी कभी कोई राष्ट्र की समस्या आ गई, बाबरी मस्जिद का मामला आ गया या पंजाब के आतंकवाद का मामला आ गया, तो मैं भी हैरान था कि मैं जब अपने लेख लिखता था तो मैं अखबारों में भेज देता था उसको। तो अखबारों को भी मेरे लेख में, कोई पत्रकार नहीं था और मेरी कोई पहचान भी नहीं थी, अभी मैं कोई बड़ा पत्रकार हूं या कोई मेरा नाम है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जब मेरे लिखे हुए लेख अखबारों के पास जाते थे, और तो निश्चित रूप से वो पढ़ते होंगे, और तो पढ़ने के बाद उनको मेरे लेख अच्छे लगते थे, तो लेख अच्छे लगते तो मेरी वो अखबार में छाप देते थे। तो इसलिए मेरे को लेखन का मतलब मेरे को रुचि जगी। तो रुचि जगी तो फिर मैंने जो है लिखने शुरू कर दिए। अब ये जो ये किताब लिख दी, आज ये मेरी किताब जो लिखी हुई है, ये भी इसी ढंग से ही लिख दी। ये भाव उठे, और कई बार तो मैंने रातों को लिखा, रात को जंगा में, और भाव आ रहे थे तो रात को उठने के बाद ही मैंने लिखना आरंभ कर दिया, और उन्होंने पुस्तक का रूप धारण कर लिया। तो सर, बहुत सारे युवा जो हैं आने की इच्छा तो करते हैं पर वो आते नहीं हैं, पुलिस उसमें डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं। तो आप आजकल के युवाओं को ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें? देखो, ये तो बात मैं पहले भी एक दो बार बताई है। अगर मैं पुलिस के अंदर सेवा के अधिक अवसर देखता हूँ, हैं तो सभी अच्छे, बैंक में भी नौकरी करते हैं और कोई टीचर है और भी है, लेकिन जितनी चुनौतियां पुलिस के डिपार्टमेंट में है, यानी कि मैं तो इस पुलिस के डिपार्टमेंट को, जिसको बोलते हैं सेना, सेना से भी अधिक पेचीदगी भरी नौकरी पुलिस की है। क्योंकि सेना को तो लड़ाई का आदेश मिलता है, मरना है मारना है, लेकिन पुलिस की नौकरी करते हुए, भीड़ के अंदर रहते हुए, मतलब अधिक बुद्धिमत्ता का काम है। अगर पुलिस के माध्यम से कोई गोली चल गई और वो किसी बेकसूर को लग गई, तब भी पुलिस बड़ा फंस गया। तो जितनी सतर्कता और जितनी बुद्धिमत्ता की जरूरत पुलिस की सेवा करते वक्त होती है, इतनी अन्य विभागों में नहीं है। तो इसलिए जो युवा चुनौतीपूर्ण जीवन और सेवापूर्ण जीवन, बहादुरी का जीवन, बुद्धिमत्ता भरा जीवन जीना चाहते हैं, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा, उनके पुलिस की सेवा में जाना चाहिए। वाह, क्या बात है सर। आप ये बताइए कि अगर आपको अब मौका मिले कि पुलिस में जो व्यवस्था होती है उसको आप थोड़ा सा और सुधारना चाहते हैं, तो आप ऐसे कौन से काम करना चाहेंगे या कौन से काम बताना चाहेंगे जो कि पुलिस में सुधार के लिए भी होने चाहिए, उनकी व्यवस्था में भी होने चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे कई बार होता है कि कई चीजें पुरानी पड़ चुकी होती हैं, और पुरानी पड़ चुकी होती हैं, वर्तमान की परिस्थितियों में वो चीजें अनुकूल नहीं होती, तो हमें उनको परिवर्तित कर देना चाहिए वक्त के साथ। हाँ, वक्त के साथ ही अगर कहीं हमारी नई चुनौती आ गई है, तो इसके ऊपर भी जो है डिपार्टमेंट बने हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, पुलिस के पास भी है, लेकिन उसमें इस बात के ऊपर निर्भरता है अभी आपकी बातों को कितना वजन मिलता है। अब मैंने भी कई बार ये काम किए हैं, और मैंने पुलिस के डिपार्टमेंट नौकरी करते करते मैंने ऐसे बहुत बार बहुत इंडिपेंडेंट नोट्स और लेख लिखे बड़े अधिकारियों के लिए। अभी इस पुलिस के विभाग के अंदर इस तरह की बातों का सुधार होना चाहिए। तो उसमें अक्सर क्या होता है कि पुलिस के सुधार जो होते हैं वो नीचे से नहीं चलते, क्योंकि बहुत बार होता है कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, जो वो नीचे से जो अच्छे अधिकारी हैं, वो तो आपकी बात को सुन लेंगे, भैया ये बड़ी अच्छी बात बताई है, तो इसको तो लागू किया जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़े अधिकारी जो अपनी पावर में होते ही हैं, तो छोटे अधिकारियों कई बार वो बातों को वजन नहीं देते, इस वजह से वो सुधार भी नहीं हो पाते। अगर कोई वो इस बात को महत्व देना शुरू कर दे, अगर भाई छोटे अधिकारी भी विचारक हो सकते हैं, वो भी सुझाव दे सकते हैं, और वो भी उनके सुझावों को माना जाना चाहिए। अगर ये एक परिपाटी स्वीकार हो जाए, अगर भाई छोटे अधिकारियों की भी बातों को एक अच्छे ढंग से महत्व मिले, तो बहुत सुधार हो सकते हैं। क्योंकि जितना व्यक्तिगत अनुभव छोटे अधिकारी कर्मचारी जनता के बीच में या जो उनके मन में बात आई हुई है, तो उनकी बातों को अच्छा वेटेज मिलना चाहिए। तो जो अच्छे अधिकारी हैं वो दे देते हैं वेटेज। तो मैंने भी ऐसे कई बार कई प्रयोग किए थे, कईयों में सफलता मिली, कईयों में नहीं भी मिली। तो सर, आने वाली
आपकी पुस्तकें या योजनाएं जो आप सोच रहे हैं, उसके बारे में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? मेरी एक अगली किताब जो है लिखी जा चुकी है, वाह। लेकिन अभी प्रकाशक के पास अभी पहुंचाई नहीं है। मेरी अगली किताब है माई थॉट्स, और उस किताब का शीर्षक हिंदी में होगा मेरे विचार। और उसमें कई सारे चैप्टर बनेंगे, जैसे माई थॉट्स ऑन पॉलिटिक्स, माई थॉट्स ऑन हिंदू सनातन धर्म, माई थॉट्स ऑन आर्य समाज, माई थॉट्स ऑन पुलिस डिपार्टमेंट, माई थॉट्स ऑन ओशो, माई थॉट्स ऑन करप्शन, माई थॉट्स ऑन रिजर्वेशन। तो ऐसी मेरी वो जो किताब है, जो उसको बाइफरकेट करना बाकी है, तो उस किताब की जो तैयारियां चल रही है, तो मेरी अगली किताब जो होगी वो माई थॉट्स पे आधारित होगी, जो कि विभिन्न विषयों पर मेरे विचारों को प्रदर्शित करेगी। तो सर, अंत में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को या जो पाठक होंगे आपकी इन किताबों के, उन सभी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कौन सी किताब की? ये इस किताब के बारे में भी जो आपने लिखी और आने वाली जो किताबें होंगी आपकी, एक खास संदेश आप हम पाठकों को क्या देना चाहते हैं अपने इसके थ्रू? मैं तो इसे इतना ही कहूंगा कि एक बार जो भी पाठक है, एक बार वो किताब को पढ़ करके देखें, और एक बार हिम्मत जुटाएं। जिन आदमियों की किताबें पढ़ने की हैबिट नहीं है, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो किताब पढ़ें, वो एक कहानी पढ़ें, और अगर उन्होंने मेरी थोड़ी सी भी किताब पढ़ ली, यानी कि उसका एक दो पाठ भी पढ़ लिया, तो किताब ही वो जो किताब है वो अपने आप ही खींच लेगी उसको। तो मैं तो बस यही कहूंगा, वो एक बार किताब को पढ़ें। आज श्री राधेश्याम शर्मा जी से बात करके ऐसे लगा कि एक इंसान का जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है अगर वो हर पल को सही से अवेयरनेस के साथ जिए। तो राधेश्याम जी, हम आपको आपकी आने वाली किताबों के लिए भी बहुत शुभकामना देते हैं, और आपकी ये किताब मेरे पुलिस जीवन की 100 कहानियां, हम सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि वो इस किताब को पढ़ें और उससे प्रेरणा लें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज चौहान, सिंपल स्टेप्स इंटरनेशनल ट्रस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ हैं इंस्पेक्टर श्री राधेश्याम शर्मा जी। राधेश्याम शर्मा जी का पुलिस में पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ही खूबसूरत उनकी जर्नी रही है। आप देखिए, कुदरत ने हम सबको एक जैसा जीवन दिया है, और जीवन एक बहुत खूबसूरत जर्नी है। तो बहुत सारे, हर एक के पास उनके जीवन में एक कहानी होती है। तो वो कहानी, वो अगर वो बहुत अच्छा जीवन जीता है, तो वो कहानी उसको जीवन भर उसको खुशी देती है। राधेश्याम जी के जीवन भी इतना खूबसूरत रहा होगा, इसी कारण से उन्होंने एक किताब लिखी है, मेरे पुलिस जीवन की 100 कहानियां। तो राधेश्याम जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका ये जो आपने किताब लिखी, मेरे जीवन की 100 कहानियां, इस किताब को लिखने के बारे में आपके मन में कैसे ख्याल आया? हमारा जो है दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स का एक ग्रुप है। हाँ जी। और उसमें जो है कम से कम 400-500 आदमी जुड़े हुए हैं। तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से जो रिटायर्ड मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं, जो वे आपस में विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा करते रहते हैं। तो उस चर्चा के दौरान ही मैंने भी कई बार सुझाव रखा, और भी कई मित्रों ने सुझाव रखा, कि भी हमें इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है हमें अपने जीवन के अनुभव शेयर करने चाहिए, ताकि वर्तमान में जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स का जो स्टाफ है, उनके लिए भी वो चीजें प्रेरणादायक सिद्ध हो सके।
तो मैंने जो उस मिनिस्ट्रियल ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही मैंने अपनी जो है जीवन की विभिन्न कहानियां सुनानी आरंभ कर दी। तो हर रोज मैं उनको एक कहानी सुनाता था। तो वो एक कहानी सुनाता था तो वे कहानियां इतनी इकट्ठी होगी एक साथ ही। तो जब मैंने उनको कहानियों गिन के देखा तो वे 100 कहानियां मिली। तो मैंने उस किताब का नाम ही फिर ये रख दिया, अगर मेरे पुलिस जीवन की 100 कहानी। ये आपके शीर्षक रखने का एक मकसद था। हाँ जी। कि क्या नाम है आपकी इतनी, इसका मतलब आपका जीवन कितना खूबसूरत रहा होगा, आपने कितनी खूबसूरती से अपने जीवन को जिया होगा कि हर पल आपके लिए एक कहानी बन गया और दूसरों के जीवन के लिए वो एक प्रेरणा बनेगा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहेंगी कि ये जो यह पुस्तक जिसमें आपके जीवन के बारे में आपने अपने संस्मरणों के बारे में इसका संग्रह किया है, इसमें इसका वो आपने किस विशेष उद्देश्य से लिखा, कि क्यों लिखना चाहते थे आप ये सारी चीजें? मेरे जीवन में जो है बहुत सारे महापुरुषों का योगदान रहा है और मैं उनकी कहानियों से प्रभावित रहा हूं। जैसे उसमें वीर विक्रमादित्य, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे महापुरुष जो हैं उनके जीवन गाथाओं ने मेरे जीवन के ऊपर बहुत ही प्रभाव डाला और मेरे मन में उनकी कहानियों को समझ करके पढ़ करके ये प्रेरणा जगती रही है कि भी हम भी अपना जीवन जो है, जो महापुरुष हुए हैं उनकी प्रेरणा से ही हम भी अपना जीवन उसी तरह का ही जिए जिससे समाज के अंदर एक अच्छा और स्वस्थ वातावरण बन सके। सर इस पुस्तक में आपके मन में गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसका प्रभाव किस तरह से पड़ा? गांधी जी ने जो बोला है जी, मैंने आमतौर से समाज के अंदर देखा है कि भी मेरा अपना विचार है कि कम से कम 90% लोग महात्मा गांधी को नहीं जानते और अधिकतम लोग जो है मोटी मोटी बातों को ही जानते हैं और उनके जो जीवन का जो सत्य और अहिंसा का जो प्रयोग था जो वे उसके बारे में नहीं जानते कि देश की आजादी के अंदर उनका क्या योगदान था। लोग बाग अधिकतम मोटी बातों को समझते हैं, जैसे किसी ने गोली चला दी, जैसे सरदार भगत सिंह ने गोली चला दी तो वो एकदम से समाज के अंदर सन्नाटा फैला देती है। लेकिन सत्य और अहिंसा एक ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर उन्होंने अपने सारे जीवन के अंदर प्रयोग किए। तो वो जो चीज जो है वो एक समझने के लायक है, उसके अंदर आदमियों को समय चाहिए उस चीज को समझने के लिए, और समय किसी के पास है नहीं। लोग तो ये सोचते हैं भाई देश की जो आजादी हुई है वो जो है मतलब गोली चलाने से ही हुई होगी, लेकिन जो पूरा देश जागृत हुए, पूरे देश को जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया गया और महात्मा गांधी ने जो अपनी किताब लिखी है जो उसको हम उनकी आत्मकथा भी कह सकते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और हिंदी में इसका अर्थ है मेरे सत्य के प्रयोग। तो मेरे सत्य के प्रयोग का मतलब इतना ही है कि अधिकतम समाज झूठ पे जिंदा है और महात्मा गांधी इस बात का साहसिक निर्णय लेते थे कि भाई मैंने जो है ये काम करना है सत्य के ऊपर आधारित करके। तो वे उसका प्रयोग करते थे कि भाई मैं जो है अंग्रेज जज के सामने जाऊंगा या मैं अंग्रेज पुलिस अफसर के सामने जाऊंगा तो मैं निडरता के साथ जाऊंगा, देखता हूं मेरा क्या होगा। तो उन्होंने अपने जो जीवन के अंदर जो प्रयोग किए, तो वो मैंने जब किताब पढ़ी तो मेरे को उस किताब पढ़ने से प्रेरणा मिली कि भी हमें भी अपने जीवन के अंदर जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में इतने बड़े आंदोलन के लिए, देश को आजाद कराने के लिए सत्य के प्रयोग किए और उनके सत्य के प्रयोगों को पूरे वर्ल्ड के अंदर मान्यता मिली। तो इसलिए मैंने भी अपने जीवन के अंदर सरकारी नौकरी करते हुए, पुलिस की नौकरी करते हुए, जहां पर अफसरों का भी काफी दबाव रहता है और अनुशासन के अंदर रहना पड़ता है, तो ऐसे माहौल के अंदर मैंने भी बहुत बार सत्य के प्रयोग किए और उनके अंदर सफलता पाई। और वो नियम और उद्देश्यों के जो डिपार्टमेंट के होते हैं जो उन्हीं के अंतर्गत रहते हुए ही, यानी कि अनुशासनहीन होकर के नहीं, अनुशासन में रहते हुए ही मैंने वो काम किए। तो मेरे को एक प्रेरणा जो है उन्हीं से किताब से मिले, उन्हीं को आधार बना करके मैंने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी। तो मैंने भी अपनी किताब का जो नाम रखा है मेरे पुलिस जीवन की 100 कहानियां। तो ये समझ लो कि जो मैंने पैटर्न, जो ढांचा मैंने वहां से लिया भी वो कैसे प्रयोग करते थे ऐसे ही मैं भी प्रयोग करता था।
तो ये वही कहानियां इसी तरह से। सर इसका मतलब जो आपका इतना 40 साल का जैसे जो एक्सपीरियंस पुलिस डिपार्टमेंट में रहा, तो आपको और भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा उस वक्त। जी, कुछ खास इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएंगे कि कुछ खास ऐसी चुनौतियां आपके लाइफ में उस वक्त आई हैं? ऐसे तो कई मसले हैं, हम्म, कई कहानियां हैं, हम्म, और उन किताबों के अंदर जो है मैंने उनका वर्णन भी कर रखा है। और जैसे मैं एक थोड़ा एक ही कहानी का जिक्र करके बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि एक प्रैक्टिस होती है, और खासकर डिसिप्लिन फोर्स के अंदर जो ऊपर से आदेश आ जाते हैं हाँ जी। उन्हीं को ही मानना पड़ता है और उन्हीं के अनुसार ही काम करना पड़ता है। हम्म, तो कई बार ऐसे भी आदेश हो जाते हैं कि जो ट्रेडिशनल बन चुके हैं, यानी कि परंपरागत रूप के आदेश हैं, जो कि वर्तमान में उनको देखने की जरूरत है कि क्या इसके अंदर कोई तब्दीली की जरूरत है कि नहीं है। कोई इसका संशोधन। जैसे एक बार एक घटना मेरे सामने आई थी कि भाई दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से एक आदेश आता है कि भाई 37 स्वीपर भर्ती करने हैं। तो जब 37 स्वीपर भर्ती करने हैं तो उसके आगे लिखा हुआ था ब्रैकेट में शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि रिजर्व, यानी कि 37 के 37 स्वीपर जो है वो जो है शेड्यूल्ड कास्ट भर्ती करने हैं। तो मेरे मन में इस बात के प्रति मतलब शक पैदा हुआ कि भाई 37 स्वीपर भर्ती करने हैं और सारे के सारे शेड्यूल्ड कास्ट। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि भाई भारत का संविधान जो है वो भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता। इसमें तो सभी बराबर है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई वाल्मीकि समाज से, चाहे जाटव समाज से, किसी भी समाज से, सब समान अधिकार, सबको एक इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारे के सारे शेड्यूल कास्टों को स्वीपर क्यों लगा रहे हैं? तो मेरे मन में ये आशंका जगी। तो मैंने उसके रूल्स आए, मतलब उनको रूल्स रेगुलेशन थे उसके, वो मैंने किताब खोल के पढ़ा। तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई जनरली शेड्यूल कास्टों को, वाल्मीकियों को भर्ती किया जाता है क्योंकि अन्य जाति के लोग बाग सफाई के काम के लिए आगे नहीं आते। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि भाई ठीक है, जनरली करते हैं, लेकिन परमानेंट रूल तो नहीं है। आप भर्ती जो डिक्लेयर करेंगे, घोषित करेंगे, उसमें तो आप यही लिखो अभी 37 स्वीपर भर्ती करने हैं, वो किसी भी कास्ट, जब भर्ती, हाँ किसी भी कास्ट से हो, और उसमें बाइफरकेट कर दो बेसिक से, अभी इतने जनरल इतने वो। और जब कोई नहीं मिले बाई चांस से, तो फिर आप चाहे किसी को भी भर्ती कर लो, लेकिन उस बात को अखबार में ये निकलवाना अगर भाई वही भर्ती किए जाएंगे तो इसका एक समाज के अंदर प्रतिकूल मतलब संदेश जा रहा था। तो मेरे दिमाग में बात थोड़ी अटक गई। मैंने उस बात को जो है ऑफिसरों के सामने इन लिख करके मैं इस बात को उनकी नोटिस में लेकर के आया। तो नोटिस में लेकर के आया तो ऑफिसरों ने उस बात को पकड़ लिया, कुछ नाराज भी हुए। तो नाराज हुए तो मामला फिर पुलिस हेडक्वार्टर तक गया, ऊपर तक चला गया, क्योंकि वो ऊपर से ही आदेश आए थे। ऊपर से कई जो हमारे सत्र के जो अधिकारी थे वे नाराज हुए। उन्होंने मेरे से कहा भी आपने पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश को जो है मानने में आपने एक भूमिका अदा करी। मैं बोला भी मैंने भूमिका अदा करी, लेकिन आप लोग इसके ऊपर फिर से पुनर्विचार करो इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि भी इसी तरह से ही अखबार में जाना चाहिए 37 स्वीपर वाल्मीकि या शेड्यूल कास्ट होंगे, तो मैं इसको दोबारा से हो जाएगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुनर्विचार करके भेजो। वो मामला फिर जो पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस आयुक्त तक गया, वो भर्ती रद्द होगी। तो उस वक्त आपके सिद्धांत जो थे उसमें और सरकार के साथ आपका एक टकराव सा हुआ थोड़ा सा? हाँ, टकराव तो मैं नहीं मानता, लेकिन जो एक बात आई मेरा ध्यान आकर्षित करने की, एक संवैधानिक चूक, तो मैंने उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ। तो ऑफिसर हैं, वो तो बड़े अधिकारी हैं, तो जो अधिक बुद्धिमान और विद्वान है उन्होंने उस बात को पकड़ लिया और भर्ती को रद्द कर दिया। सर कभी आपको फील्ड वर्क में काम करने में कोई परेशानियां आई या आपने फील्ड वर्क नहीं किया, कैसे? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मैंने जो है अधिकतम मेरी पुलिस की नौकरी जो है मिनिस्ट्रियल कैडर की है, यानी कि जो ऑफिसों के अंदर बैठ के काम करते हैं। लेकिन जो ऑफिसों के अंदर भी बैठ के काम करते हैं उनको भी फील्ड वर्क करने का जो है नेचुरली वैसे ही बहुत अवसर मिल जाते हैं। और बहुत सारे पुलिस के इंतजाम है, जैसे 15 अगस्त का इंतजाम है, 26 जनवरी का इंतजाम है, कोई बड़ा प्रोसेशन आ गया है, कोई बड़ी हड़ताल हो गई है,
तो उस वक्त जो डीसीपी होते हैं, जो जिसके अंडर वो काम करते हैं, तो वो तुरंत जो है पूरे दफ्तर का जितना भी ऑफिस का काम करने वाले होते हैं सबको वर्दी लगवा करके अपने साथ अपना ब्रिगेड बना करके वो फील्ड में उतर जाते हैं। तो फील्ड में भी जाने का काम मतलब होता रहता है। तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ खाली कलम चलाने का ही काम नहीं करता, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उनकी पर्सनल रेजिमेंट बन के फील्ड में काम करते हैं। हाँ। हाँ जी सर, आपने कई भ्रष्टाचार या अनियमितताओं का इसके बारे में उल्लेख किया है इस किताब के अंदर जी। तो क्या इनसे आपको निपटना आसान लगता था या कठिन लगता था उस वक्त? देखो, जब भी कभी कोई चीजें आती हैं, भ्रष्टाचार कह लो या इसको हम ये भी कह सकते हैं अनियमितता, हाँ। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं और वो किसी उसके अंदर दबी पड़ी हुई हो और वो आपकी निगाह में आ जाती है और आप उसको उजागर करते हैं, तो निश्चित रूप से वो थोड़ा सा मतलब भय तो पैदा होता ही है। लेकिन अगर किसी आदमी ने सत्य के प्रयोग करने की ठान रखी हो, अगर मैंने तो जो है ये काम जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से है, जो नियम के हिसाब से है, मैंने तो उसको सामने लाना ही है, तो फिर वो ऑटोमेटिक जो है, जो आदमी इस तरह का प्रण लेके काम करते हैं, तो वो साहस मिल जाता है और वो उस ढंग से काम करते हैं। और वो मैंने किया है, बहुत बार किया इस तरह से। सर, आपने इतनी 100 कहानियां इसमें लिखी, पर कौन सी ऐसी कहानी है जो आपके दिल के बहुत करीब है इसमें से? इस तरह की तो देखो कहानियां तो मैंने 100 कहानियां लिखी हुई है। अगर कोई भी आदमी इस पुस्तक को पढ़ेगा तो हर एक कहानी अपने आप में इतनी वो है कि वो अगली कहानी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। जब दूसरी कहानी पढ़ता है तो तीसरी कहानी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है, तो एक ऐसी चेन सी चल जाती है, तो वो उसमें पूरी की पूरी किताब में इन्वॉल्व हो जाता है और उस पूरी किताब को पढ़ करके ही पीछा छोड़ता है। तो ऐसे मैंने जो है बहुत बार ऐसे काम किए अपने अनुभव से ही। मैंने बगैर फील्ड में जाए भी कुछ ऐसे काम किए जो फील्ड वर्क की हो सकते थे। तो जैसे एक बार मैंने सीआईडी पुलिस में काम कर रखा था, तो मेरे को वहां का अनुभव था मेरे पास, तो मेरा वो अनुभव था। तो मैं जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया तो मैंने एक डीसीपी को जो है एक इनपुट बनाई। अखबार तो हम रोजाना पढ़ते ही हैं और देश के अंदर क्या चल रहा है, राजधानी के अंदर क्या चल रहा है और किस ढंग का वातावरण हमारे समाज के अंदर चल रहा है, अपराधियों के बारे में, ड्रग पेडलर्स के बारे में और सब चीजों की जानकारी मिलती रहती है। तो मैंने एक बार एक इनपुट बनाया डीसीपी के लिए कि भी फला फला एरिया के अंदर अगर हम एक पुलिस की विशेष टीम बना करके सर्च करें तो वहां पर जो है मतलब जो ये अफगानिस्तानी है जो और जो बाहर से जो समय की और ये इस तरह की चीजें ला करके यहाँ सप्लाई करते हैं, तो हमें इसमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो एक बार जो मैंने डीसीपी साहब को ये चीज नोटिस में लेकर के आया और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक ज्वाइंट टीम बनाई, पुलिस के थाने के भी ऑफिसर, विजिलेंस के भी ऑफिसर, कुछ स्पेशल स्टाफ के ऑफिसर, वो उन्होंने एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद जिस एरिया के ऊपर मैंने इंडिकेशन की थी कि भी उस एरिया में जाकर के अभियान चला जाए तो उसमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो इस तरह से जो है कि अभियान चलाया गया, उसमें जो है अफगानिस्तान के 2 अफगानी पकड़े गए और उनके पास 20 करोड़ रुपए की हेरोइन, ये उस टाइम पुरानी की बात है, अब 20 करोड़ रुपए की हेरोइन से पकड़ी गई और मेरे को भी उन्होंने इनाम दिया। कौन सी ऐसी कहानी है सर जिसको पढ़ के आज भी आपके तो जीवन की सारी कहानियां हैं, पर ऐसी कौन सी कहानी रही होगी जिससे आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आप इतने आप भावनाओं में बह जाओ कि ये तो सचमुच में मेरे जीवन की बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी थी? एक बार हम पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर तैनात थे। हाँ जी। तो लंच के अंदर हम जो है लंच करने के लिए आईटीओ चौक पे होता था पुलिस हेडक्वार्टर, तो मैं वहां लंच करने के लिए आया हुआ था और ज्येष्ठ महीने की यानी कि जून के महीने की गर्मी थी और बहुत ही तपती हुई और बहुत ही जबरदस्त गर्मी पड़ी हुई थी। और तो मैं वहां खाना खा करके तो सड़क क्रॉस करने लग रहा था वहां जाने के लिए वापस। तो मैंने वहां एक बहुत बड़ा भीड़ का हुजूम देखा, भीड़ देखी। तो भीड़ देखी तो भीड़ दूर से ऐसी नजर आ रही थी जैसे कोई जादूगर कोई तमाशा दिखा रहा है।
और चारों तरफ जो है भीड़ इकट्ठी है। तो मेरी भी इच्छा हुई चलो एक बार नजर मार लेता हूँ ये है क्या चीज। तो मैंने जब वहां जाकर के देखा तो वहां पर एक आदमी को जो है 5-6 लड़के उसको दबा करके उसको मारे जा रहे थे और वो जमीन में पड़ा हुआ था पिटने वाला। तो पिटने वाला जमीन में पड़ा हुआ था तो उसको मार मार के उसके नाकों से और उसके कानों से खून निकल रहा था और उसको बहुत बुरी तरह से उसको मतलब पीटा पीटा जा रहा था। तो एकदम से मेरे से वो नहीं देखा गया, मेरे तो बहुत गलत काम हो रहे तो मैंने उस भीड़ को हटाते हुए छांटते हुए ऐसे हाथ मार करके और मैं एकदम उनके बीच में चला गया। तो यूं मेरे को भी ख्याल था कि मेरे ऊपर भी हमला हो सकता है। तो मैंने भले ही मैं सिविल कपड़ों में था लेकिन मैंने इस बात की घोषणा कर दी अब इसको क्यों मार रहे हो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, आप इसको जान से मारोगे, ये जो है इसकी इतना बुरा तुम इसकी पिटाई कर रहे हो। वो भी एकदम मेरी तरफ झपटे, उन्होंने हमला तो नहीं किया लेकिन एकदम से मेरी तरफ झपटे वो, मतलब पता है ये कौन है, मैं कौन है ये, मतलब जेब कतरा है ये, इस जेब कतरे को मार रहे हैं। मोरा जेब कतरे को मार रहे हो तो तुम मारोगे इसको, मेरे जेब कतरे को। अब ये तुमने इसको पकड़ लिया है तो इसको पुलिस में लेके जाओ, तुम इसकी कैसे जान ले रहे हो। तो वो जो है उसको मार रहे थे। तो उन्होंने फिर एकदम से सोचा भाई ये भी पुलिस का आदमी है और उसको भी बहुत चोटें लग चुकी थी, घायल हो चुका था वो। तो घायल हो चुका था तो उन्होंने सोचा भाई ये तो हमारी मुसीबत आ जाएगी। तो वो भी उस टाइम बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दोगे, बोला हाँ मैं दूंगा तुम्हारा साथ, चलो। वो उस वक्त उसको मारना पीटना छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो जो उसको वो उठ गया। तो वो जब जमीन से उठ रहा था तो मेरी तरफ यूं पड़ा पड़ा जैसे जमीन पड़ा था ना, तो किसी ने उसकी गर्दन के ऊपर भी अपनी लात लगा उसका मतलब जैसे होता है जान निकालना, ऐसे उसको जान निकाल दी उसकी। जब उसने देखा भी कोई आदमी तेरे को बचाने वाला आ गया है तो उस वक्त मेरे को वो दृश्य आया याद, जैसे वो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और कृष्ण भगवान ने उसकी साड़ी बढ़ा दी थी। तो एकदम से उस आदमी ने नीचे पड़े पड़े ने मेरी तरफ घायल अवस्था में इस तरह देखा अभी जैसे कोई भगवान आ गया है बचाने के लिए। तो उसने जो है यूं करता 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 और वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद फिर चल पड़े। तो चलते चलते जो है भीड़ चलती रही और वो सारी भीड़ हम आगे आगे और पीटने वाले भी आगे आगे और उसको लेकर के चल दिए। थोड़ी सी दूर पे एक पुलिस की चौकी होती थी वहां पर। थोड़ी सी दूर जब चले तो मैंने पीछे मुड़ के देखा भीड़ आ रही है। जब 5-7 कदम और आगे चले मैंने फिर देखा आधी भीड़ गायब हो गई। थोड़े से और आगे चले उसमें से फिर गायब हो गए। और जैसी वो पुलिस चौकी नजदीक आई तो वो जो उसको मार कूट रहे थे वे भी गायब हो गए। वो अकेला रह गया और वो अकेला जो है मेरी तरफ आंसुओं से भरा हुआ और बहुत ही मतलब बुरी हालत में उसके खून खान उसके निकल रहे कानों से नाकों से, उसकी बुरी हालत थी। और वो मैं बोला मगा भाग जा तू यहाँ से, आज के बाद अगर जो तुमने काम किया तो समझ लो कि आज तो तुम्हारी जान बच गई है, आगे से तुमने ये काम किया तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। और वो जो है जो आगे चौराया रहता और चौराहे पे सर्विस रोड भी था और मेन रोड भी था और वो सड़क पार करने लग गया जब वो कर रहा और वो मेरी तरफ लगातार हाथ जोड़े जा रहा। मौला मेरी तरफ हाथ मत जोड़, आगे बसें आ रही हैं। और वो एक बस से टकराता मुश्किल से बचा बाल बाल, नहीं तो वो जैसे उनसे पिट करके बचा था अब वो उसकी बस की चपेट में आते आते बहुत ही बाल बाल बच गया। और मैंने उसके ऊपर बहुत तगड़ी डांट लगाई मगर आगे देख मेरी तरफ मत देख। वो जो है सड़क पार करी, सड़क पार करके फिर वो मेन रोड पार करके दूसरी तरफ जा खड़ा हो गया। मैं उसको देख रहा था सड़क पार करते हुए, तो भाई अब तो यहाँ से तो बच गया है, अब पता नहीं अब ये बसों की चपेट में आगे मरेगा। वो फिर पार हो गया और पार होने के बाद मैं दूसरी तरफ खड़ा था, यानी कि डबल रोड है वहां, मैं दूसरी तरफ खड़ा था और वो दूसरी तरफ, और वो मेरी तरफ खड़ा खड़ा यूं करे जा रहा, यूं करे जा रहा। मौला जा बस तू जा, तू बच गया है, बस तू आगे से ऐसा मत करना। तो अब ये देख लो अब ये कैसी कहानी आप समझते हो। सच में ऐसी 1-2 बार और भी घटना हुई थी। अगर भाई मेरा मतलब कहने का ये है, अगर भाई जनता को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून अपने हाथ में लेना गलत है,
फिर तो हमारे में उनमें फिर क्या फर्क हुआ? अगर हम किसी अपराधी की भी जान हम खुद ही ले लेंगे तो कानून पुलिस से ये जो ये बैठी हुई है एजेंसियां मजिस्ट्रेट जज वो फिर किस लिए है? लेकिन लोग बाग शॉर्टकट करते हैं, सोचते हैं अभी वो मार कूट दो और अपना भाग लो। तो ऐसी एक बार और भी घटना हुई थी। एक बार मैं सब्जी मंडी से निकल रहा था जहांगीरपुरी से, तो वहां पर भी ऐसी भीड़ का बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। मैंने सोचा यार ये तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। वहां पर भी उसी ढंग से उसको किसी बदमाश को मारा जा रहा था, इतने बुरे तरीके से मारा जा रहा था। अब मैंने जो उसको झांक करके देखा तो उसको मार मार के उसका चेहरा डबल हो रहा था, उसको इतने मार के उसको सुझा दिया एकदम से। तो मैंने उसको भी देखा, मैं यार ये तो बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई। मैंने जो फिर पीसीआर को फोन किया, पीसीआर को फोन करने के बाद पुलिस की गाड़ी आई, वो उसके बारे में फिर मैंने पता भी किया। तो पता करने के बाद पता लगा भाई वो तो जो है ना 10 नंबरी बदमाश था और वो तो चेन स्नैचिंग कर रहा था। मैंने सोचा यार ये भी किस तरह का आदमी निकला, ये चैन स्नैचर है। लेकिन मेरे मन में भाव ये था ठीक है पीट कूट भी लो, लेकिन ऐसे आदमी को पुलिस में कौन पकड़ाएगा? फिर अगर हम किसी को बदमाश को या किसी भी अपराधी को पुलिस में नहीं पकड़ाएंगे, उसकी सूचना नहीं देंगे, तो क्या हम ही खुद ही जज बन जाएंगे उसके? तो मैंने जो घायल अवस्था में पड़ा था वो उसको हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, तो मैंने उसका जाकर के पता लिया, हॉस्पिटल में जाकर पता किया और ये देखने के लिए भी क्या वो मर गया बच गया, क्योंकि उसके ऊपर इतनी मार पड़ी थी। मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं थी उम्मीद है कि ये बच जाएगा, लेकिन वो जिंदा बचा फिर। और मैंने उसको सीख दी कि अब की बार तेरी जान बच गई है, लेकिन आगे से प्रण कर लेना ये काम मत करना बिल्कुल भी। तो ये एक दो घटनाएं मैंने आपको सुनाई। सर की ये जो किताब सर ने लिखी है, इसमें सर ने जो कहानियां अपने जीवन में, जो उनके जीवन में कहानियां रही, उनको इतने इतने प्यारे ढंग से हमें बताया और कितना प्रेरणादायक है हम लोगों के लिए, है ना। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड में आपकी किताब के बारे में पूरा चर्चा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज्यादा कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है जिंदगी का, इतनी आपने जिंदगी को इतने बढ़िया ढंग से जिया है। तो हम सर से, श्री राधेश्याम जी से अगले एपिसोड में फिर से उनकी किताब के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।